हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो टर्म्स मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नहीं बोल सकते, ये तीन टर्म से मिलकर बना है, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर। प्रोग्राम्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। उसके साथ में होगा डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर बनाते टाइम जो डॉक्यूमेंट वर्क जो करेंगे उसके जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, जैसे कि SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए। सॉफ्टवेयर डिजाइन डेफिनेशन, डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जब सॉफ्टवेयर बनकर रेडी हो गया तो उसको यूज कैसे करना है, जो गाइड बुक बनेगी वो होगी ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके बाद है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर, मतलब एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे यूज किया जाएगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लाइन ऑफ कोड लिख दिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वो बड़े लेवल पे बनता है, उसमें छोटी सी भी अगर मिस्टेक आती है तो वो करोड़ों का नुकसान कर सकती है। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जाती है, इसको स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। जैसे कि पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, और हर एक स्टेप पे अलग अलग टीम होती है। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी सॉफ्टवेयर की, जैसे कि ये है Y2 के प्रॉब्लम। इसमें क्या हुआ था कि सॉफ्टवेयर बनाया था, उसमें ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट का यूज किया था। जैसे कि 1947 को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए एंड की 2 डिजिट यूज कर ली 47। लेकिन जब 2000 वाला ईयर आया तो उसमें एंड की 2 डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है 00। तो ये 00 हम 2000 के लिए कंसीडर करें या 1900 के लिए कंसीडर करें, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो इसको करेक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे। तो इसलिए ये बाद में जब प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करना और उसको करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर स्टार्टिंग के पेज में ही हम इनको करेक्ट कर लें तो उतना ही कॉस्ट उसमें कम लगेगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम में सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड से मिलके बना होता है। सॉफ्टवेयर कोड, सोर्स कोड होता है कंपाइलेशन से पहले का कोड, और आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड होगा वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा डेटा फ्लो डायग्राम्स, ER डायग्राम्स, स्ट्रक्चर चार्ट। डेटा फ्लो डायग्राम्स और ER डायग्राम्स यूज होते हैं रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्ट्रक्चर चार्ट का यूज होता है डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके के अलग अलग जो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर के साथ हम लेके चलेंगे उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन टू सेटअप एंड यूज द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये इंस्ट्रक्शन होती है या एक गाइड होगी, यूजर गाइड, की सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या रहेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर जो टाइम दिया है कस्टमर ने कि अगर उसको ऑनलाइन टेस्ट लेना है, मान लो पेपर लेना है जून में, और उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जून तक ये रेडी चाहिए सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर रेडी करके दे रहे हैं हम सितंबर में, तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। विद इन बजट होना चाहिए। कस्टमर ने अगर कहा है कि मुझे 5 लाख में ये सॉफ्टवेयर रेडी करवाना है तो वो विद इन 5 लाख ही रेडी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 6 या 7 लाख में उसको रेडी करके दे रहे हैं। और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जितनी भी वो सॉफ्टवेयर में चाहता है वो सारी उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। पहला है इसमें सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कभी भी खराब नहीं होता। जैसे कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर को हम कुछ सालों के लिए यूज करेंगे और उसके बाद क्या है कि वो खराब हो जाएगी, यूज के लायक नहीं रहेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूटी में यूज होता रहेगा। बस जब उसका यूज बंद हो जाएगा, हम उसको यूज करना बंद कर देंगे, लेकिन वो खराब नहीं होगा कभी भी। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए रहता है वो बाथ टब कर्व रहता है, लाइक दिस।
यहाँ पे स्टार्टिंग में ये होगा बर्न इन फेज, जब उसको बनाएंगे। ये होगा उसका यूजफुल फेज, जब वो बन के रेडी हो जाएगी हार्डवेयर और वो यूज हो रही है। उसके बाद क्या है, कुछ टाइम बाद वो हार्डवेयर खराब होना शुरू हो जाएगा, उस फेज को बोलते हैं वियर आउट। लेकिन जो सॉफ्टवेयर के केस में है, वो वियर आउट फेज नहीं आता। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और इंजीनियर किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। मैन्युफैक्चर का मतलब है कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज करके, कंबाइन करके हम कुछ बना रहे हैं। जैसे कि बाइक बनाते हैं, जो पार्ट्स को कुछ जोड़ के बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा। और जैसे कि हमारी लाइफ साइकिल होती है, उसमें हम लाइफ का हर एक पेज क्रॉस करते चलते हैं, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो उसमें हम बोले, उस टर्म में हम बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट इज नोट कंपोनेंट बेस्ड। नोट कंपोनेंट बेस्ड का मतलब ये है कि हार्डवेयर के केस में ये होता है कि हम पार्ट्स खरीद सकते हैं अलग अलग। जैसे बाइक बनानी है तो उसके लिए उसका इंजन खरीद लिया, और इस तरीके से पहले से बने हुए पार्ट हैं उनको यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वेस्ट न्यू होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके बने बनाए कंपोनेंट मिल जाएंगे और उसके बेस पे हम सॉफ्टवेयर को बना देंगे। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डज नॉट रिप्लेस्ड लाइक हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर में तो कोई पार्ट खराब हो गया, जैसे बाइक का इंजन खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फिर से डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अगर चेंज करना पड़े सॉफ्टवेयर में, हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है जब स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट आती है सॉफ्टवेयर के लिए, और जब तक वो बन के रेडी नहीं हो जाता, मतलब सॉफ्टवेयर कस्टमर की साइट पे इंस्टॉल नहीं हो जाता, और उसके बाद उसकी चलती रहती है मेंटेनेंस। तो वो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है बर्थ से डेथ तक, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल रहेगी। The period of time that starts when a software product is conceived and ends when the product is no longer available for use. That is software life cycle. नेक्स्ट है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए अलग अलग मॉडल बने हुए हैं। जिस तरीके की सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट होगी उस तरीके का मॉडल उसमें यूज कर लेंगे। अगर स्मॉल सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए अलग मॉडल रहेगा। अगर लार्ज सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए अलग मॉडल रहेगा। पहले से अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना बना हुआ है और उसके टाइप में ही कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए अलग टाइप का मॉडल रहेगा। And there is a different type of model like waterfall model, prototyping model, spiral model और agile model. So firstly we will discuss about waterfall model. वाटरफॉल मॉडल में एक वाटरफॉल की तरह काम होता है। इसमें सबसे पहले पेज रहेगा, हम रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, सिस्टम डिजाइन करेंगे। उसके बाद उसकी कोडिंग करेंगे। नेक्स्ट उसकी टेस्टिंग करेंगे, और फिर करेंगे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। वाटरफॉल मॉडल में ये होगा, एक पेज में काम कंप्लीट हो गया, पूरा काम कंप्लीट करके जैसे कि रिक्वायरमेंट सारी गैदर कर ली, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, डिजाइन पेज पे। तो उसमें ना बैक ट्रैकिंग का कोई वे नहीं रहता। एक पेज कंप्लीट कर लिया तो दूसरे पेज जाएंगे, उससे हम बैक नहीं आ सकते कि कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई उनको ऐड करना है। तो इसीलिए इसको ना, वन फेज कंप्लीट होगा दूसरा चलेगा, दूसरा कंप्लीट होगा तीसरा चलेगा, एक वाटरफॉल की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि एक सिक्वेंशियल वे में काम कर रहा है, वन आफ्टर अनदर। ये जो वाटरफॉल मॉडल है वो विंस्टन रॉयस ने 1970 में डेवलप किया था। इसकी जो एक्टिविटी है उनको फेजेज में डिवाइड कर रखा है, और हर फेज है वो कब बिगिन होगा, स्टार्ट कब होगा, जब प्रीवियस फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा।
output of one phase are used as input of next phase. That's why it is called linear sequential model. फिर इसके ये फेज क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले है इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा कि जितनी भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम कस्टमर से निकलवाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में ये होता है, अगर स्टार्टिंग के पेज में ही सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली तो आगे के पेजेस में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो कि हम कोडिंग पे पहुंच गए हैं, फिर कस्टमर कहता है मेरी ये रिक्वायरमेंट रहेगी, तो फिर से रिक्वायरमेंट एनालिसिस का सिस्टम डिजाइन का काम करना पड़ेगा, जिससे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि पूरी एक टीम बिठाई जाती है और वो जितने पॉसिबल वे से हो सकता है रिक्वायरमेंट को गैदर करने की कोशिश करते हैं। इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, क्वेश्चनेयर भी हो सकती है। जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे A B C D, मतलब जितना पॉसिबल हो सके कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो ये बताता है व्हाट ए सिस्टम, नोट हाउ। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड आउट की जाती है कि हमें क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन के फेज में सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। इसका जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है डेवलपर के बीच में और कस्टमर के बीच में। क्योंकि कई बार ये होता है कि रिक्वायरमेंट दे दी कस्टमर ने, डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बना के प्रिपेयर कर दिया, बाद में कस्टमर कहता है कि मैंने तो ये रिक्वायरमेंट और ऐड करवानी थी इसमें, तो वो बाद में उस लेने से मना ना करे सॉफ्टवेयर को। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें जितनी भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो सारी की सारी SRS में डाल दी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसका एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि हम घर बनवाते हैं तो उसके लिए आर्किटेक्चर बनवाते हैं कंप्लीट, तो उसी तरीके से इसमें अब ये सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम SRS में हमने फाइंड आउट की थी, अब उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो डिजाइन फेज में फाइंड आउट किया जाता है। डिजाइन ट्रांसफॉर्म रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इनटू स्ट्रक्चरल ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज डिफाइंड। इसमें ओवरऑल जो आर्किटेक्चर रहेगा वो डिफाइन किया जाता है। जो डिजाइन है वो हाई लेवल और लो लेवल दो तरीके का हो सकता है। हाई लेवल में सिर्फ जिससे कस्टमर इंटरेक्ट करेगा वो कंपोनेंट शो होते हैं, और लो लेवल में उसका बिल्कुल डिटेल में मॉड्यूल्स में डिवाइड करके डिजाइन को प्रिपेयर किया जाता है। इसका जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन। इन दिस फेज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज फाइंड आउट। नेक्स्ट फेज जो आता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। एक बार डिजाइन प्रिपेयर कर दिया, अब उसके बेस पे हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं वो अलग अलग मॉड्यूल्स में डेवलप करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज ना हो। तो फिर उनकी हर एक मॉड्यूल की अलग अलग से टेस्टिंग करी जाएगी, उसको बोलेंगे हम यूनिट टेस्टिंग, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट, coding is done, small modules are tested in isolation। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इसमें जो मॉड्यूल अलग अलग से टेस्ट कर लिए थे उनको कंबाइन किया जाएगा, और कंबाइन करके जिस सिस्टम पे उसको चलाना है, जिस सिस्टम के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसके ऊपर चला के उसकी टेस्टिंग करेंगे। इसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं नॉर्मली इंक्रीमेंट ऑर्डर में कंबाइन किए जाते हैं। जैसे कि पहले एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से कंबाइन करके देखा, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं आ रही है उनके इंटरफेस में, फिर थर्ड मॉड्यूल को कंबाइन कर देंगे, फिर फोर्थ मॉड्यूल को कंबाइन कर देंगे। इस तरीके से इंक्रीमेंटली इसमें टेस्टिंग होती है। जो लास्ट फेज रहेगा वो रहेगा डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। डिलीवरी एंड मेंटेनेंस में ये रहेगा फाइनली जो सॉफ्टवेयर है बन के प्रिपेयर हो गया और उसको कस्टमर की साइट पे लॉन्च कर दिया जाएगा। और मेंटेनेंस होता है वो एक्टिविटी जो सॉफ्टवेयर कस्टमर ने यूज करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद उसमें उसको कोई भी चेंज चाहिए, तो उसके लिए जो एक्टिविटी फॉलो की जाएंगी वो होती है मेंटेनेंस।
Maintenance is the set of activities that are performed after the system is delivered to the customer. फिर जो वाटरफॉल मॉडल यूज किया है, इसकी एडवांटेज क्या रहेंगी, ये ना जो स्मॉल सॉफ्टवेयर है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पहले से ही पता है, क्योंकि इसमें एक बार रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई तो उसके बाद डिजाइन पे चले गए तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो स्मॉल प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए इस मॉडल का यूज होता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी रहती हैं। पहली है इसमें नो फीडबैक पाथ, मतलब इसमें कस्टमर से कोई फीडबैक नहीं ली जाती। कस्टमर से स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे, उसके बाद काम शुरू हो गया, उसके बाद इसमें कस्टमर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, उसको फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट ही मिलेगा। जो फाइनल सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा वही कस्टमर को दिखाया जाएगा। डिफिकल्ट टू अकोमोडेट चेंज रिक्वेस्ट, एक बार स्टार्ट कर दिया काम तो कोई भी रिक्वेस्ट आती है चेंज के लिए तो वो इसमें वैलिड नहीं होगी। वर्किंग वर्जन इज नॉट सीन अंटिल प्रोजेक्ट लाइफ, जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, बन के सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हो जाता, हम उसको नहीं देख सकते, कस्टमर उसको नहीं देख सकता। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, पहले कोई भी रिक्वायरमेंट आएंगी कस्टमर की, उसके बेस पे एक प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। प्रोटोटाइप मीन्स एक रफ मॉडल बनाया जाएगा, वो कस्टमर को दिखाएंगे। अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाई है कि हाँ सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो उसके बेस पे फाइन रिक्वायरमेंट्स को फाइनल कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो वाटरफॉल मॉडल वाला काम था, डिजाइन करना, टेस्ट कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, वो सब काम इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें पहले ये है टेस्टिंग ऑफ डेवलप रिफाइन प्रोटोटाइप। यहाँ पे पहले कस्टमर की एक रफली प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसमें कस्टमर की फीडबैक लेंगे। अगर वो कहता है कि इसमें कुछ चेंज चाहिए मुझे तो हम उसको रिफाइन कर देंगे, मतलब वो जो चेंज उसको चाहिए है वो चेंज करके फिर से एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। यहाँ पे कस्टमर की इवेल्युएशन होगी, वो टेस्टिंग करेगा प्रोटोटाइप की, उसके बेस पे वो क्या देगा, फीडबैक देगा। कि अगर वो जो उससे सेटिस्फाई है तो वो फीडबैक दे देगा कि आप आगे का काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट रह गई थी, तो वो यहाँ पे फीडबैक दे देगा कि वो रिक्वायरमेंट इसमें ऐड कर दो। उसके बाद इसमें फिर से उसके बेस पे अगर चेंजेस करना है तो फिर से प्रोटोटाइप बनेगा, फिर से कस्टमर टेस्ट करेगा और फीडबैक देगा। ये फेज चलता रहेगा जब तक कि कस्टमर फुली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। The basic idea here is that instead of freezing the requirements before design uh, and coding, we proceed a throwaway prototype is built. मीन्स इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में हम रिक्वायरमेंट फ्रीज करने की बजाय एक थ्रू अवे प्रोटोटाइप बनाते हैं। मतलब पहले रफली जल्दी जल्दी हर फेज कंप्लीट करेंगे, जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर कस्टमर से उसका फीडबैक लेंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो उन रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देंगे, अदरवाइज उसमें जो रिक्वायरमेंट के लिए कस्टमर चेंज के लिए बोलेगा वो चेंज करके फिर से दोबारा उसका क्विकली एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर से कस्टमर को वो शो किया जाएगा। प्रोटोटाइप इज बिल्ट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया जाता है। सिंस द इंटरेक्शन विद प्रोटोटाइप कैन अनेबल द कस्टमर टू बेटर अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजायर्ड सिस्टम। बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा प्रोटोटाइप स्टार्टिंग में जो बनाया जाएगा। तो इसमें फेज कैसे रहेंगे, पहले इसमें रिक्वायरमेंट्स लेंगे कस्टमर से, उसका क्विक प्रोटोटाइप बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर कस्टमर रिव्यू लेंगे उससे। कस्टमर अगर उसको फाइनलाइज करता है तो उन रिक्वायरमेंट्स को फाइनल करके डिजाइन फेज में चले जाएंगे, अदरवाइज इसमें रिफाइनमेंट, अगर कोई रिफाइनमेंट है उसमें कुछ ऐड करवाना चाहता है तो फिर से वही फेज चलेंगे।
क्विक डिजाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, कस्टमर इवेल्युएशन होगा। नेक्स्ट जो फेज रहेंगे वो वाटरफॉल मॉडल टाइप में रहेंगे। डिजाइन, फाइनल डिजाइन हो जाएगा, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, फाइनल उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। एडवांटेज क्या रहेंगी प्रोटोटाइप मॉडल की? ये लार्ज सिस्टम के लिए सुटेबल रहेगा, जिसमें रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में क्लियर नहीं है, तो कस्टमर से फीडबैक लेकर वो रिक्वायरमेंट्स में क्लैरिटी लाई जाएगी। उसके बाद है यूजर आर एक्टिवली इन्वॉल्व। इसमें स्टार्टिंग का जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला फेज रहेगा उसमें क्या है, कस्टमर एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर स्टार्टिंग में ही सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली गई और अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को रेडी कर लिया गया है, तो बाद में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट वो होती है जो कस्टमर की साइट पे सॉफ्टवेयर यूज होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें कोई भी चेंज की रिक्वेस्ट आती है। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड मॉडल रहेगा वो रहेगा स्पाइरल मॉडल। जो स्पाइरल मॉडल है वो बेरी बोहम ने बनाया था, और इसको बनाया था 1988 में। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो, बाकी जो मॉडल हमने किए थे अभी तक वाटरफॉल और प्रोटोटाइप, उसमें रिस्क फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था। जो स्पाइरल मॉडल है उसमें रिस्क फैक्टर को इंक्लूड किया गया है साथ में। रिस्क होता है जो बाद में कोई भी जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो जो प्रॉब्लम्स अक्सर हो सकती हैं उसको बोलते हैं रिस्क। जैसे कि कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, या फिर कोई टेक्निकल पर्सन है जो टीम है उसमें से कोई अ, दूसरी कंपनी में जा सकता है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आ सकती है वो रिस्क होते हैं, तो इसमें रिस्क फैक्टर को साथ में इंक्लूड किया गया था। जो स्पाइरल मॉडल है वो एक स्पाइरल की तरह रहेगा। इसमें पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, उसके बाद क्या होगा, रिस्क एनालिसिस करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने दी है उसके बेस पे कोई फ्यूचर में रिस्क तो नहीं आ सकता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, या टेक्निकल पर्सन्स हैं जो डेवलपर हैं वो कंप्लीटली अवेलेबल है हमारे पास नहीं है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज, अगर रिस्क एनालिसिस में ये है कि ज्यादा रिस्क है तो उसको रिजोल्व किया जाएगा प्रोटोटाइप बनाकर। यहाँ पे रफली प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके बेस पे जो रिस्क है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा और फिर यहाँ से कस्टमर का रिव्यू लिया जाएगा नेक्स्ट पेज में। अगर कस्टमर ने उसको वेरीफाई कर दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है और कस्टमर सेटिस्फाई है, तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे और ये फाइनल सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, वो इसमें कुछ चेंज चाहता है, तो फिर से इसमें क्या चलेगा, रिक्वायरमेंट का पेज चलेगा, रिस्क एनालिसिस चलेगा, डेवलपमेंट होगी, फिर से कस्टमर का रिव्यू लिया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई है तो यहीं स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज ये फिर से ये पूरा स्पाइरल चलेगा। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप और इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि प्रोटोटाइप में क्या होता है कि हम थ्रो अवे मॉडल तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, एक बार कस्टमर को वो दिखा दिया, कस्टमर ने सारी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट कर ली तो हम उसको फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं रहता। लेकिन इसमें क्या है कि उसी प्रोजेक्ट में उसी सॉफ्टवेयर में रिफाइन करते चलते हैं और वही फाइनल सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है। तो इसमें जो इसका रेडियस है स्पाइरल की, रेडियस रहेगी ये, तो ये तो बताती है कॉस्ट सॉफ्टवेयर की। जितने ज्यादा स्पाइरल चलेंगे उतना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा ये रेडियस इंक्रीज होती जाएगी वो बताएगी इतने स्पाइरल कंप्लीट हो चुके हैं, तो उतनी ज्यादा उसमें कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इज एंगुलर डायमेंशन, बताता है इसकी कॉस्ट। एंगुलर डायमेंशन ये होगा कि कितने डिग्री इसने कंप्लीट कर लिया, तो जितना डिग्री कंप्लीट कर लिया उतना डिग्री बताएगा कि इतना काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, तो ये बताता है प्रोग्रेस को। नेक्स्ट होता है एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल जो आज के टाइम में यूज होते हैं, ऑलमोस्ट एजाइल मॉडल का यूज होता है। इसमें सॉफ्टवेयर कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स को पार्ट्स में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं।
पहले जो जिस प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया रिक्वायरमेंट्स को, तो पहले जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है उनके बेस पे एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है साथ में उनको ऐड कर दिया जाएगा, फिर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उनको साथ में ऐड कर दिया जाएगा। अब इसमें बीच में ये भी होता है कि जैसे आज के टाइम में है, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। तो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में अगर स्टार्ट किया तो उसको अगर 1.5 साल लग गए, उस टाइम तक तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होगी। जैसे जिस कंप्यूटर पे ये यूज करना है, तो उसके लिए साथ में इसमें कस्टमर का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी कि अगर ये एक प्रायोरिटी के बेस पे एक सॉफ्टवेयर रेडी कर लिया, साथ में जो कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट आ गई है वो, प्लस जो पीछे वाली जो रिक्वायरमेंट रहती थी वो, उनको ऐड करके एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। मान लो इसको 3 मंथ्स में कंप्लीट किया है, तो 3 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ टेक्निकल चेंज हो चुके हैं तो यहाँ से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्लस जो रिक्वायरमेंट रहती थी वो ऐड करके फाइनल एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया जाएगा। दिस मॉडल एज इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव प्रोसेस, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और इटरेटिव प्रोसेस भी चल रही है इसमें। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर इटरेशन एंड पास, जो ये टास्क है इसको स्मॉलर इटरेशन में ये डिवाइड कर देता है। मॉडल डिजाइन टू हेल्प ए प्रोजेक्ट टू अडोप्ट टू चेंज रिक्वेस्ट क्विकली, जो हमारे एनवायरनमेंट में क्विकली चेंज हो रहे हैं उनको भी ये एक्सेप्ट करता है। थैंक यू।